जो सोचते हैं इन बुनियादी सुविधाओं से ऊपर भी सोचते हैं। ये तो गारंटी के साथ-साथ जो बुनियादी सुविधाएँ जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो तो मिलेंगी। हम इससे बढ़ के भी इस नगर पालिका के लिए सोचते हैं और अगर यदि बड़कोट की जनता हम पे विश्वास जताएगी, तो मैं आपको इसको लोग तो 5 साल के लिए कहेंगे, मैं आपको इसको डेढ़ 2 साल के अंदर ऐसा एक मॉडल नगर पालिका बना के चुनाव तय की बहाना है, वैसे भी हम सामाजिक कार्यों में जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है, हम उसको करते ही हैं। प्रणाम, नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका जी। आज मैं आपको फिर से दिखाने वाली हूं बड़कोट में हो रहे नगर निकाय चुनाव के हलचल को। लगातार हमारे चैनल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़कोट में नगर निकाय चुनाव की क्या हलचल है और किस प्रकार से उम्मीदवारों की तैयारियां चल रही है, किसके प्रति ज्यादा समर्थन है और क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं चुनाव के संबंध में। तो ऐसे ही आज इसी कड़ी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं बड़कोट के एक जानी-मानी हस्ती से, जो कि बड़कोट में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं और वो बड़कोट में इस बार नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। आइए उन्हीं की मुजुबानी उनसे आपका परिचय करवाते हैं और जानते हैं उनके विचार की किस प्रकार से वो इस क्षेत्र में बढ़े हैं, किस प्रकार से वो इस क्षेत्र में उतरे हैं। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो समाचार एक्सप्रेस का बहुत-बहुत धन्यवाद सर और सभी जो आपके दर्शकगण हैं, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, आप पहले भी समाज सेवा में उतरे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके जीवनी क्या रहा, आपका संघर्ष क्या रहा कि आप आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं? इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मेरा आपसे ये सवाल है। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद जब मैं बड़कोट से बाहर गया, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं कुछ टाइम नौकरी करी, फिर मैं व्यापार के धंधे में आया, पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग उसमें रहा दवाई की, फिर धीरे-धीरे सारी चीज़ें बदलती गई समय के हिसाब से। अब आज के डेट में मेरा अपना ही सारा बिज़नेस है और बस कैसे आपका इस क्षेत्र में आना हुआ? हम लोगों का जो परिवार है यमुनोत्री विधानसभा में, वो काफ़ी समय से राजनीति में है। तो मेरे बड़े भाई संजय डोभाल जो हैं, वो विधायक भी हैं यहाँ पे और उन्हीं के चलते हमारा जो परिवार है, वो काफ़ी समय से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा परिवार है। तो कहीं न कहीं से घर के जो संस्कार होते हैं, प्रेरणा होती है, उसी के चलते हम भी इस क्षेत्र में आए हैं और ऐसा नहीं है चुनाव तय की बहाना है, वैसे भी हम सामाजिक कार्यों में जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है, हम उसको करते ही हैं। इसमें ऐसा नहीं है, तो ये चुनाव है, एक अलग बात है। जी सर, बड़कोट में आप समाज सेवा बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हर बच्चे के, जवान के, बूढ़े के मुँह पर आपका नाम है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप समाज सेवा की जो प्रेरणा है वो आपको किससे मिली? देखिए, समाज सेवा की प्रेरणा तो जो होती है आदमी को, ज़्यादातर उसके संस्कार जो होते हैं, इस तरह के उसके परिवार से ही मिलती है और हमारे दादा, बाप-दादा, भाई जितना भी है घर परिवारों से, सबसे उनसे ही मिली है और ऐसा नहीं है। फिर सबसे बड़ा कारण इसका ये भी है, हमारी जो ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, रवाई क्षेत्र, इसने हमारे परिवार को काफ़ी कुछ दिया है। तो मैं कहीं न कहीं अंदर ऐसा लगता है, जो हमको इस समाज ने दिया है, उसे हमें उसको लौटाना चाहिए और कहीं न कहीं मेरे मन में है, शायद मैं उसको लौटा पाऊँ, इसीलिए मैं सब कुछ करता हूँ। यदि सर बात करें आपके समाज सेवा की, आपको मिले हुए सम्मान की, तो आप इस भारत भूमि पर ही नहीं अपितु विदेशों में भी सम्मानित हो चुके हैं। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, सम्मान वाली बात है, जब किसी को जैसा लगता है वो लोग देते हैं, उसमें क्या कहना। जी सर। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप समाज सेवा ऐसे ही 3-4 सालों से आप लगातार कर रहे हैं। आप सबके लिए गरीबों के लिए हो, किसी भी बड़कोट के किसी भी व्यक्ति के लिए हो, जो भी आपके पास मदद की गुहार लेके आता है, आप उनकी मदद करते हो। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही हैं सर कि आप नगर निकाय चुनाव में इस बार खुद कदम रखा आपने? देखिए, हम जो भी समाज सेवा करते हैं, हम अपने निजी संसाधन से जो कमाते हैं, उसमें से भी जो हमें लगता है, तो वो वही कर पाते हैं और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर परिवार की होती हैं, बच्चों की, काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो सफ़िशिएंट नहीं होता है और इतना बड़ा कारोबार भी हम लोगों का नहीं है कि हमारे पास कोई अथाह वो हो, जिससे हम लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकें। रही बड़कोट नगर पंचायत की बात, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे को लोग ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, तो शायद हम वो चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जितना हम अपने से करते हैं और जितना फिर हम
कुछ उसके ज़रिए कर पाएँगे तो शायद समाज के लिए और बेहतर कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ चुनाव लड़ने का सोचा। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे कुछ बड़कोट की कुछ समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे कि हम आपसे कुछ समस्याओं का वर्णन करेंगे, आप उनका हमें बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी बड़कोट में जो अस्पताल है वो रेफर सेंटर बन चुका है। यहाँ पर जो भी बाहर से जो भी स्थानीय लोग हैं, दूर-दराज से लोग आते हैं, प्रसव के लेकर आते हैं, अन्य भी पीड़ाएँ कई की होती है, तो यहाँ से तुरंत उनको रेफर कर दिया जाता है। भगवान ना करे कि रास्ते में उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तो इसके लिए आप बड़कोट में क्या करेंगे? यदि आप बड़कोट में नगर के अध्यक्ष के रूप में वो देखिए, जहाँ तक तो हॉस्पिटल की बात है बड़कोड़ का जिसको आप रेफर सेंटर कह रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या एक्चुअली ये जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया की जनसंख्या कितनी है और वहाँ पे कितना बेड का हॉस्पिटल खोला जाएगा। और इतना मुझे नहीं है आइडिया कि ये जो हॉस्पिटल है, ये क्राइटेरिया से बड़ा यहाँ पे बन सकता है। लेकिन ज़रूर अगर मेरे को मौका मिला तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा अगर इसका क्राइटेरिया और बड़े हॉस्पिटल का बन सकता है, तो उसके लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा जैसे ज़मीन होगी या कुछ भी चीज़ें, उसके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और अदरवाइज़ अगर इसका क्राइटेरिया फिट नहीं बैठेगा तो इसके लिए फिर देखेंगे किसी चैरिटेबल संस्था से या देखेंगे नगर पालिका में कोई ऐसी व्यवस्था हो या तो ऐसा कोई फंड की स्थिति बन पाए कि एटलीस्ट यहाँ पे महिलाओं को प्रसव को लेके एक बड़ी दिक्कत जो मुझे समझ में आती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इस तरीके करे जाएगा कि जो लोग हैं वो परेशान ना हो। तो यही अपन सोचते हैं कि किसी ना किसी तरीके लोगों को मतलब स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये मेरा मकसद रहेगा। जी सर। और बड़कोट में शिक्षा को लेकर के आपके क्या विचार हैं? शिक्षा के मामले में क्या-क्या सुधार होने चाहिए बड़कोट में? शिक्षा के मामले में सुधार का तो ये है कि पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल जितने क्योंकि प्राइवेट स्कूल उतने ही हो पाते हैं क्योंकि वो तो आमदनी के हिसाब से होते हैं। और रही जो सरकारी स्कूल है, भाई जितना भी हमसे होता है मैं आज भी करता हूँ। तो मेरा ये है कि जैसे भी जिस बच्चे का रुझान जिस तरीके जिस फील्ड में है, सपोज़ किसी का रुझान अगर आर्किटेक्ट के फील्ड में है, तो उस बच्चे को मतलब किसी इस तरीके से उसके लिए कुछ किया जाए कि फिर वो उसी फील्ड में कुछ आगे जाके करे। या किसी का खेलने के उसमें है तो उसे खेला जाए या किसी का मतलब बच्चों में बचपन में ही उसका हुनर पता चल जाता है जब वो 8th-9th में होता है कि ये बच्चा किस तरह जाएगा। तो कोशिश ये करेंगे कि लोगों को मोटिवेट करेंगे। लेकिन देखिए, बच्चों के केस में ज़्यादातर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। और रही जो सुविधाएँ हैं तो उसके लिए अगर कभी किसी स्कूल में वैसे भी हमें असुविधा दिखती है या किसी चीज़ की कोई कमी पड़ती है तो मैं वैसे भी करता ही हूँ। तो वो इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी किसी स्कूल को मेरे ख्याल से नहीं होगी अगर मुझे मौका मिले। जी सर, स्कूल्स को तो लेकर के चलिए आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मूल्यांकन मैं कर रही थी बड़कोट का, तो मुझे लगता है सर कि जैसे वन डे एग्ज़ाम की लोग तैयारी करते हैं बच्चे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है कोचिंग को लेकर के, लाइब्रेरी को लेकर के। जैसे कोई ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, तो उनके लिए आप क्या करेंगे अगर आप नगर पालिका में अध्यक्ष पर होंगे? देखो जो बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं अगर हमें कभी वो संपर्क करते हैं तो हम उनके लिए करते ही हैं जो हमसे बन पाता है। तो अभी जैसे बड़कोट में एक लाइब्रेरी है, बड़े भाई संजय डोभाल जी ने वो विधायक निधि से कुछ दिया उन लोगों को। और अगर कभी मेरे को समझ में आएगा कि या मेरे को कोई बच्चा कुछ कह देगा कि हमारी लाइब्रेरी को ये ज़रूरत है, मैं तो वो ऐसा नहीं है। बस देखिए कि समस्या से तो अवगत कराना उन्हीं को पड़ेगा ना जिनकी समस्या है। सपना आना तो आपको आएगा ना मुझे होएगा। अगर कोई मुझे कोई समस्या बताता है तो मैं उसको हर संभव जो मेरे से हो सकता है मैं उसका प्रयास करता हूँ। उसका कुछ किसी न किसी तरीके से वो समस्या दूर हो। अगर ऐसा कुछ नज़र आएगा तो जो भी बच्चे हैं मतलब वो अगर बाहर भी जाना चाहेंगे कोचिंग के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। हम उसकी किसी न किसी तरीके से मतलब व्यवस्था बनाएँगे और हम बनाते भी हैं मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ ये नया करेंगे, हम करते भी हैं। आप सब लोगों को विदित ही होगा कि हमारे पास कोई आता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी मदद नहीं करें। जी सर, 2 पार्टियों के बीच आप निर्दलीय प्रत्याशी जो कि बच्चे-बच्चे के मुँह पर आपका नाम है, जवान बोलो या बूढ़े बोलो, सबके मुँह पर आपका नाम है क्योंकि आपने समाज सेवा से सबका दिल जीत चुका है। तो आप कैसे उनके साथ समन्वय अपना बैठाएँगे? क्या उनको संदेश देना चाहेंगे जो आपके विपक्ष में और क्या आपकी तैयारियाँ हैं कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार होंगे? देखिए पार्टी-वार्टी की देखिए दूसरे की बात तो हम नहीं जानते हैं। वो अपने घर में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम बीजेपी, कांग्रेस वाले। लेकिन हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हमारे जो भी समर्थक हैं, हम उन्हीं के बलबूते पे हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं और हम अपने
कार्यकर्ता पे पूरा विश्वास होता है और हमारा हर कार्यकर्ता अपना इलेक्शन समझ के इलेक्शन लड़ता है। तो हमारी जीत भी होगी तो कार्यकर्ता की जीत है, ऐसा नहीं है कि हम जीते वो हमारी जीत है और हारे तो कार्यकर्ता की। जी सर, मैंने कुछ मैं मूल्यांकन कर रही थी तो मुझे पता चला कि कुछ लोगों का कहना है कि आपके जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, विधायक जी, तो वो भी विधायक के पद पर हैं और आप भी नगर पालिका के चुनाव के लिए आपने ताल ठोकी है। तो कुछ लोगों का इसमें कहना है कि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर एक ही फैमिली में हमको राजतंत्र वो उसमें नहीं लाएँगे, सत्ता में नहीं लाएँगे। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खैर अच्छा है, अच्छी बात है अगर कोई ऐसा सोचता है, आपको भी इस बात पे सोचना चाहिए। अगर मैं अपने भाई के वो विधायक और उनके मतलब बलबूते पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो लोगों का बोलना जायज़ है और मुझे लगता है कि वो जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं। अगर मेरी ये खुद की काबिलियत है तो फिर वो लोग गलत बोल रहे हैं। अभी जनता को डिसाइड करना है कि मैं अपने भाई के बलबूते पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ या खुद की काबिलियत पे लड़ रहा हूँ। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है और जो ज़्यादातर जो विपक्षी लोग हैं, शायद वो बोलते ही हैं और ये बात बहुत ज़्यादा नहीं है, अब चुनिंदा लोग इसको शुरू में बोलते थे। ये चुनिंदा लोग इस बात को बोलते हैं और जो आपका अपोनेंट होता है, आपको उसके लिए बुराई करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होती है, तो बोलते हैं। लेकिन मैं कह रहा जिस दिन मुझे ये बात अगर मुझे महसूस होगी कि मैं अपनी काबिलियत की जगह अपने भाई के बलबूते इलेक्शन में मतलब लड़ रहा हूँ, तो मैं उस दिन इलेक्शन लड़ना नहीं चाहूँगा। ये साफ और स्पष्ट बात है, सब लोग इस बात को जानते हैं। जी सर, बड़कोट में ऐसी क्या अवस्थाएँ आपको देखने को मिली कि आप समाज सेवा करते-करते आपके मन में एकदम से विचार आ गए कि आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो चुनाव लड़ने का तो विचार इसलिए भी है क्योंकि हम निर्दलीय हैं भाई, निर्दलीय विधायक हैं। हमारा कार्यकर्ता जो है वो वही हमारी ताकत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो समझ में आती है तो भई क्योंकि पार्टी संगठनों में क्या होता है कि कार्यकर्ता मतलब अपने जाके वहाँ बात रखता है, पर्टिकुलर उनके जो नेता होते हैं उन पे नहीं आती है। हमारे को हम ही को लोग बोलते हैं। तो जैसे-जैसे समस्याएँ समझ में आई देखिए देखिए ये 40 साल पुरानी पहले नगर पंचायत थी, अब नगर पालिका है। तो यहाँ जो आपकी जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, वही आप इस बड़कोट में चले जाइए हम मतलब पहले तो चाहे मैं नहीं भी घूमा, मैं घूम रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, वो भी लोगों के पास नहीं है। और जबकि इन बुनियादी सुविधाओं की तो बात होनी ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये तो हर आदमी को ज़रूरत होती है। तो हर आदमी को ज़रूरत है तो उसके पास होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ लोगों के पास जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, वही नहीं है। और हम जो सोचते हैं इन बुनियादी सुविधाओं से ऊपर भी सोचते हैं। ये तो गारंटी के साथ-साथ जो बुनियादी सुविधाएँ जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो तो मिलेंगी ही। हम इससे बढ़ के भी इस नगर पालिका के लिए सोचते हैं और अगर यदि बड़कोट की जनता हम पे विश्वास जताएगी, तो मैं आपको इसको लोग तो 5 साल के लिए कहेंगे, मैं आपको इसको डेढ़ 2 साल के अंदर ऐसा एक मॉडल नगर पालिका बना के दूँगा। जी सर, बड़कोट में यदि आप बन जाते हैं, आपको अध्यक्ष पद पर चुना जाता है, तो आप इसको आदर्श नगर पालिका किस प्रकार से बनाना चाहेंगे? क्या-क्या आप सुविधाएँ बड़कोट में लाना चाहेंगे? देखिए, आप बड़कोट में कहीं भी चले जाइए, मेन रोड को छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी मोहल्ले में जाने के लिए किसी के पास कोई रोड वोड है। मैं जिस दिन बनूँगा, मुझे किसी को अवगत कराने की ज़रूरत ही नहीं है कि उस मोहल्ले में रोड है या नहीं है। जितने ये मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले की कनेक्टिविटी आज बेचारा कोई भी आदमी जो गैस सिलेंडर मेन रोड से उठाता है, कम से कम 100 से 150 रुपए वो लेबर को दे और देता है। पहले तो सिलेंडर इतना महँगा है, फिर 100 150 रुपए वो लेबर को देके तब जाके वो अपने घर पे उसे पहुँचाता है। तो मतलब इस तरह के जो लोग आप देखिए ना ये नगर पालिका है, आप 30% घरों के ऊपर में बिजली की तारें झूल रही है। और इस तरह की बहुत सारी मतलब सही से स्कूटर तक जाने की जगह नहीं है, तो लोगों को इस बारे में क्योंकि ये बेसिक ज़रूरतें ये मेरी भी ज़रूरतें हैं, आपकी भी ज़रूरतें हैं, तो जो ज़रूरतें आदमी की खुद है, कम से कम उस पे तो लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो मतलब जो जो कुछ भी इसके लिए जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें कुछ इस तरीके से करा जाएगा कि जब कोई भी आदमी क्योंकि जब चारधाम यात्रा चलती है प्रथम धाम हमारा यमुनोत्री है कि जब लोग यहाँ नगर पालिका में एंटर करें तो लोगों को ये मतलब महसूस हो कि हाँ एक पहाड़ी नगर पालिका है तो कुछ कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया जाएगा और रही हम ऐसा नहीं है कि क्योंकि कुछ डेवलपमेंट करने के लिए फिर कुछ जैसे इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है तो हम उस पर भी काम करेंगे जैसे हमारी कनेक्टिंग रोड है या मेन रोड है एक बारी इन पे पूरा मतलब इस पे यहाँ की इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए भी काम करेंगे वही जैसे हमारा अपना सोचना है कि जो भू कानून है, अगर हमें बड़कोट नगर पालिका के लोग हमें मौका देते हैं, तो हम उस भू कानून को पहले ही
जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव करेंगे जो नगर क्षेत्र के अंदर की ज़मीन है कि ये उस भू कानून के दायरे में लाई जाएगी और कोशिश करेंगे उसे शासन से पास कराएँगे। रही जैसे यहाँ छोटे जितने भी लोग हैं नगर पालिका में, घर बनाना है, लोगों को लोन चाहिए, होटल बनाना है, तो सब सारी ज़मीनें ये एग्रीकल्चर है। हम इसको एक ही झटके में पूरी नगर पालिका की जितनी भी ज़मीन है, उसको 143 बनाने मतलब घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करेंगे और बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, मेरे ख्याल से एसडीएम और डीएम के माध्यम से भी कोई वो राजस्व की कोई वो है कैटेगरी का जो भी होगी, उसमें वो परिवर्तित हो जाती है, बस ऐसे ही। तो इस तरीके का हम इस मतलब नगर पालिका के लिए सोचते हैं कि अदरवाइज़ ये नाली कब तक नाली बनाते जाएँगे, उन्हीं सड़कों को खोदेंगे, दीवारें बनाएँगे और युवा पीढ़ी के लिए क्योंकि नशाखोरी बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्रों में हम कहीं भी जाते हैं, तो हमारे पास लोग कहते हैं मडकोट में ज़मीन नहीं है, तिलाड़ी में बहुत सारी ज़मीन है। हर साल उसका प्रोटेक्शन का काम करना किया जाए, उसका एक बारी प्रोटेक्शन का काम किया जाए और जो वहाँ की ज़मीन है, वहाँ पे एक मिनी स्टेडियम के आप चाहें जितना बड़ा भी स्टेडियम बन सकता है। तो इस तरह का कुछ करा जाएगा बडकोट के लिए कि लोग कि जो हमको इस जन्मभूमि कर्मभूमि जो हमारी जो इसने हमें दिया है, हम इसको लौटा सकें, ऐसा हम कुछ करेंगे। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाते-जाते आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जो भी आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस नगर निकाय चुनाव के लिए और अपने समर्थन के लिए? मेरी नगर पालिका रमई क्षेत्र के समस्त लोगों से एक ही अपील है कि जो ये चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आप बढ़-चढ़ कर अगर भाग लेंगे और जो भी आपको वोट करना है, वो अपने भविष्य की तरफ देख के वोट करें। कि जहाँ आपको ज़्यादा सुरक्षित आपका भविष्य लगता है, आपको अपने बच्चों का भविष्य लगता है, आप उस तरफ वोट करें और वोट लेकिन ज़रूर करें और ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ कि यदि आप अपने भविष्य की सही दिशा में ले जाना चाहते हैं और सही प्रत्याशी को आप चुनेंगे, वो कोई भी हो सकता है किसी का हर इंसान अपनी नज़र में अच्छा प्रत्याशी है, लेकिन जो वोटर की स्थिति में उसे अच्छा प्रत्याशी लगता है, उसे ज़रूर वोट करने जाएँ और उसे विजय बनाने की वो करें। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमारा चैनल आपको अग्रिम शुभकामनाएँ देता है और आशा करता है कि आपसे दोबारा भेंट हो। तो आपने देखा अभी तक कि किस तरीके से विनोद डोभाल जी का स्टेटमेंट रहा है चुनाव को लेकर के, उनकी क्या तैयारियाँ रही हैं और क्या उनके विचार हैं अगर वो नगर पालिका अध्यक्ष बन जाते हैं, तो वो क्या-क्या सुविधाएँ बड़कोट में करना चाहेंगे। ऐसे ही आपको खबर दिखाते रहेंगे कि बड़कोट के नगर निकाय चुनाव के हलचल की। देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस, तब तक के लिए नमस्कार।